राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो परशुराम, ये थोड़ी बाड़े प्रीत। पुरानी कहावत जिसमें राजा, जोगी, अग्नि और जल, इन तीन से मुकाबला करना संकट को निमंत्रण देना है। चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, और चाहे जोगी हो, साधु सन्यासी, योगी की श्रेणी में आते हैं। जो सामना करने का दुस्साहस करता है, कई बार वह सफल भी हो जाता है, जिसके चलते व्यक्ति में गलतफहमियां पैदा हो जाती है कि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है और कहावत भी है, सबसे अच्छा तैराक भी जल्दी डूब जाता है। आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के तारानगर से चुनाव हारने के विभिन्न कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है, चूरू तारानगर रोड पर झारिया मोरी के पास स्थित है खाकी जी की बगीची। वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से यह बगीची पूरे मोहल्ले वाले और पूरा शहर इस रूप में जानता है कि यहां किसी जमाने में कोई संत महात्मा का वास हुआ करता था और इसी स्थल में उस संत महात्मा की समाधि स्थल भी है। संकट के समय जब पीने के पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें हुआ करती थी, उस वक्त की बनाई हुई एक पीने के पानी की कुंड भी इस बगीची में स्थित थी। सैकड़ों वर्ष पुराना एक पीपल का पेड़ और कुछ छोटे पीपल के पेड़ इस बगीची में स्थित थे और साथ में ही वर्षों पुराना, जिसकी किसी को जानकारी नहीं है कि ये शिवलिंग यहां कब स्थापित किया गया था, एक छोटा सा बेहद खूबसूरत शिवलिंग की स्थापना यहां की हुई शायद सेठ साहूकारों के सहयोग से महात्मा खाकी जी ने ही इस शिवलिंग की स्थापना की होगी, पता नहीं। और हर आने जाने वाला इस परिसर को मंदिर के रूप में
देखता आ रहा है, क्योंकि शिवालय के साथ भवन भी किसी वक्त बनाया गया था। विगत में राजेंद्र राठौड़ चूरू से 1990 से लगातार 2008 को छोड़कर विधायक चुने जाते रहे हैं। वे राज्य मंत्रिमंडल में भी काबीना और दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभावशाली मंत्री के रूप में रहे हैं, और शायद सत्ता की ताकत होने के चलते धीरे धीरे विकार राठौड़ से जुड़ते चले गए। उनमें से कुछ लोगों ने शराब की माफियागिरी अपना ली, कुछ ने सूदखोरी की माफियागिरी अपना ली, तो कुछ ने भूमाफियागिरी अपना ली। और भूमाफियागिरी भी ऐसी कि सत्ता के प्रभाव के चलते वर्षों पुराने मंदिर, छतरियां, बगीचे, यहां तक कि शमशान घाट की जमीनों पर भी इन भूमाफियाओं की जीभ लपलपाने लगी, और लाख कोशिश के बावजूद भी सत्ता के प्रभाव के चलते अड़ोसी पड़ोसी विरोध करने की स्थिति में नहीं हुए। बात करते हैं खाकी जी की बगीची की। सुना भी है और देखा भी है। इस बगीची में मृत्यु उपरांत विभिन्न तरह की पूजा पाठ वर्षों से किए जाते रहे हैं। इसी मंदिर में किसी वक्त रासलीला, कठपुतली नृत्य, हिंडोला जैसे धार्मिक और मनोरंजक कार्यक्रम भी होते रहे हैं। जिस जमीन पर मंदिर बना हुआ हो, समाधि बनी हुई हो, पीने के पानी की कुंड बनी हुई है, उस जमीन को वक्त ने पासा पलटा। अपने आप को दानदाता और बड़े सेठ साहूकार बताने वाले बागला परिवार ने आर्थिक लालच में आकर अपने बुजुर्गों द्वारा सार्वजनिक हितार्थ किए गए कार्यों को भी कानूनी दावपेच में की कमजोरियों के चलते बेचना प्रारंभ कर दिया, और बागला परिवार ने भूमाफियाओं को यह बगीची भी बेच दी, जो कि कानूनन रूप से उन्हें बिक्री करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस जमीन का जो धूरी पट्टा है वो बागला के कुएं की बाड़ी के साथ में ही चिन्हित है। फिर भी साम दाम दंड भेद अपनाकर सेठ ने भूमाफियाओं को यह बगीची बेच दी। और भूमाफिया भी ऐसे जो कहने को तो अपने आप को हिंदू धर्म के बहुत बड़े पालक कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया वो बेहद ही अधार्मिक ही नहीं, निंदनीय भी था। मंदिर परिसर को संभालने वाले हारित परिवार ने
लाख कोशिश की भूमाफियाओं से बचने की, क्योंकि मंदिर की पूजा अर्चना वगैरह हारित परिवार वर्षों से करता चला आ रहा था। भूमाफियाओं ने साम दाम दंड भेद एसटी एससी एक्ट वगैरह सारे फार्मूले अपनाकर मंदिर की पूजा करने वाले हारित परिवार को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। हारित परिवार भी राजेंद्र राठौड़ के ही प्रशंसक थे। उन्होंने भूमाफियाओं से बचने के लिए बहुत कोशिश की। राजेंद्र राठौड़ को मंदिर परिसर में बुलाया, वृक्षारोपण करवाया। वो दाव नहीं चला तो हारित परिवार ने ब्राह्मण समाज के नाम पर दाव खेलने की कोशिश की। ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, बैठकें की, राजेंद्र राठौड़ से गुहार की, लेकिन सत्ता के नशे में कहें या भूमाफियाओं के दबाव में कहें, मंदिर संभालने वाले हारित परिवार की एक न चली। पूरा मोहल्ला मूक दर्शक बना बैठा देखता रहा। अंततोगत्वा हारित परिवार भूमाफियाओं के आगे आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गया और उन्होंने भी भूमाफियाओं से ले देकर बगीचे की चाबी भूमाफियाओं को दे दी और उसके बाद भूमाफियाओं का असली रूप सामने आया। सबसे पहले खाकी बाबा की समाधि स्थल को तोड़ा गया, फिर पानी के कुंड को तोड़ा गया और इस तरह का कृत्य किया गया जैसे यहां कुछ था ही नहीं। उनको तोड़कर उनके ऊपर बालू मिट्टी भी डालने का काम किया गया और फिर मंदिर परिषद को तोड़ने का काम प्रारंभ किया गया। सब मूक दर्शक बने, प्रभावशाली भूमाफियाओं के आगे कुछ नहीं बोले और एक दिन तो सरेआम 150 वर्ष पुराने पीपल को पेड़ को उखाड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल के ले गए और दिखावे के लिए उसे गौशाला मार्ग पर एक जगह रोप दिया कि हम तो वहां से उखाड़ के यहां लगा रहे हैं। आज जैसे जैसे वह पीपल का पेड़ सूखता गया, वैसे वैसे ही भूमाफियाओं के अरमान भी सूखते चले गए। इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी अब तक भूमाफिया 1 इंच जमीन बेचने में सफल नहीं हुए और बेचना तो दूर की बात है, भूमाफियाओं के ग्रुप में से एक आध व्यक्ति तो दुनिया से चला गया, एक आध की मानसिक स्थिति खराब हो गई, जिससे यह लगता है कि वो भूमाफिया जिन्होंने मंदिर को तोड़ा, खाकी बाबा की समाधि को तोड़ा, पानी की कुंड को तोड़ा और पीपल के पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराने उनको उखाड़ के ले गए, तो वो भूमाफिया तो उखड़ ही गए। लगता ऐसा है कि उनको संरक्षण देने के चलते तारानगर में शायद राजेंद्र राठौड़ भी इसीलिए उखड़ गए। इस बगीचे की अलग कहानी है। पड़ोसी जो सैकड़ों वर्षों से बगल की बाड़ी में अपना जीवन यापन करते थे, वे बताते हैं कि हमने तो इस बगीचे में रात को
सफेद कपड़ों में एक बंदे को घूमते हुए नियमित देखा है। उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। हम देखते थे और चुपचाप हमारे काम में लग जाते थे। तो क्या खाकी बाबा की आत्मा इन भूमाफियाओं और संरक्षण देने वालों के खिलाफ कुछ करने में सफल हुई? पता नहीं, लेकिन आम चर्चा में इस बात को जोर शोर से कहा जा रहा है कि जो भी सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुरानी समाधियां तपस्वी लोगों की है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। सत्ता की ताकत के सामने भले ही इंसान कुछ नहीं कर सके, लेकिन ऊपर वाला जरूर कुछ न कुछ करता है। और श्रवण पीपलवा सामाजिक कार्यकर्ता, एकमात्र बंदा जिसने खाकी बागबा की बगीची के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया में आवाज उठाई और चुनाव से बहुत पहले सोशल मीडिया के माध्यम से यह चेतावनी दी थी कि राजेंद्र सिंह राठौड़ यदि इस बगीची का को तहस नहस किया तो इसका पाप अवश्य भुगतना पड़ेगा। और जब 2023 का चुनाव परिणाम तारानगर का आया तो उसी श्रवण पीपलवा ने उस बात को याद दिलाया कि खाकी जी की बगीची का नाश करने वाले स्वयं चुनाव में धूली धूसरित होकर रह गए। पता नहीं ये सत्य है या नहीं, लेकिन जनचर्चा में यह बात जरूर है कि इस पूरे प्रकरण में भूमाफियाओं के सहयोगी के रूप में राजेंद्र राठौड़ का नाम नियमित चलता रहा और राठौड़ ने इस धर्मस्थली को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। शायद तारानगर का हाल का चुनाव परिणाम उसी का नतीजा है। भूमाफियाओं का यही जो ग्रुप है, उसने शास्त्री बाल निकेतन की छतरियों को भी अपने स्वार्थ के चलते धूली दूषित कर दिया। यही वो ग्रुप है जो सफेद घंटाघर के पास
बागलों की हवेली में रातों रात घुस गए। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 3 या 4 दिन बाद भूमाफिया को बाहर किया, लेकिन पुलिस की मिलीभगत का ये परिणाम है कि इन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि सिर्फ हवेली को खाली करा के अपने पीठ ठोकने का काम किया गया। क्या पुलिस भी सिर्फ अर्थ लोभ में इतना सब कर सकती है जब तक उनको कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त न हो? यह भी चिंतन और मनन करने का विषय है। इन्हीं भूमाफियाओं की नजर पुष्प कुमार बालिका विद्यालय बागला श्री कृष्ण मंदिर के बगल की छतरियों पर भी है, जहां विशाल छतरी बागला परिवार के पूर्वजों के ऊपर बनी हुई है। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि जिस बागला परिवार का चूरू शहर में जगह जगह धार्मिक रूप से कार्य करने का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, क्या कलकत्ता बॉम्बे बैठे उनके पूर्वज जो कि चूरू शहर के प्रमुख दानदाता कहलाए, उनकी पीढ़ियों में इतनी दुर्बलता आ गई है कि वे मंदिर, छतरियां, बगीची और अन्य सार्वजनिक हितार्थ के कार्यों को बेचने पर उतारू हो गए हैं। चूंकि पहले की कानून व्यवस्था रजवाड़ों के वक्त दूसरे तरीके की थी और इन छतरियों, इन कुओं बावड़ियों की जमीनें राज परिवार द्वारा जनहित में सिर्फ एक नारियल के बदले आवंटित की गई थी। ऐसे में वे मालिक नहीं बन जाते हैं और यही कारण है कि चूरू शहर की 4 से 5 दर्जन कुएं बावड़ियों के मुकदमे सार्वजनिक हितार्थ के नाम पर जोधपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। लेकिन लचर कानून व्यवस्था और नगर परिषद का लचर रवैया, इन सब में बाधक जो बन गया है, क्योंकि डॉक्टर मुमताज के क्लिनिक के पास स्थित बाड़ी में भी नगर परिषद चूरू ने नंगा नाच करके अपनी वस्तु स्थिति को जनता के बीच उजागर कर दिया था। जिस बाड़ी को नगर परिषद वर्षों से सार्वजनिक बताकर मुकदमे लड़ रहा था, राजनीतिक दबाव का एक दौर ऐसा आया कि उसी नगर परिषद ने प्रस्ताव पारित कर उस बाड़ी से अपना दावा ही हटा दिया। राजनीतिक संरक्षण भूमाफियाओं को, या दूसरे शब्दों में कहें तो भूमाफिया इस तरह की जमीनें बेचकर आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद स्वयं राजनेता बन गए, ये उसी का प्रमाण है। और जनता सब कुछ मूक दर्शक बनकर बैठी है। और यही कारण है कि भूमाफिया दिन दूनी रात चौगुनी, चाहे मंदिर हो, चाहे छतरियां हो, चाहे कुएं बावड़ियां हो और चाहे बगीचे हो, सभी को बेचने पर उतारू हो गए हैं। ऐसा ही प्रयास बागला परिवार द्वारा पीथाना जोड़ा, जिसके अंतर्गत लंबी चौड़ी जमीन है, उसमें भी लालच की जीभ लपलपा रहे हैं। वहां उस पीथाने जोड़े को
वन विभाग जहां अपना बता रहा है, चूरू पिंजरापड़ सोसाइटी जहां अपना बता रही है, वहीं बागला परिवार उसे अपनी निजी संपत्ति बता रहा है। जबकि कानून में भी ये प्रावधान है कि लगातार 13 वर्षों तक जो भूमि जनहित के उपयोग में आ जाए तो ईजमेंट राइट के तहत वह सार्वजनिक ही मानी जाती है। लेकिन जिला प्रशासन, नगर परिषद और प्रभावशाली राजनेताओं के संरक्षण के बिना भूमाफिया इस कदर मनमानी कर नहीं सकते। तो असली जिम्मेवार तो राजनेता, जिला प्रशासन और नगर परिषद चूरू ही इस तरह के कृत्यों के लिए है।